धारावाही परिनालिका होगी, उसके अंदर कहीं पर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार ये धारावाही परिनालिका हम कहते किसको हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड किसको बोला जाएगा? बहुत ही सिंपल सा है। आप कोई भी एक चालक तार ले लीजिए, जैसे कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कॉपर का आप कंडक्टर ले लीजिए और उसकी वैसी शेप बनाइए जैसी शेप एक स्प्रिंग की होती है। स्प्रिंग आपको याद है सभी को, तो कॉपर की एक ऐसी शेप बनाइए जैसे कि स्प्रिंग है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, आप कुछ भी ले लीजिए। बाई चांस मैंने ये मार्कर ही ले लिया, तो कॉपर के वायर को, एक लंबा सा कॉपर वायर लिया हमने और कॉपर के वायर को इसके ऊपर ऐसा लपेट दिया स्प्रिंग जैसे, और लपेट के उसको बाहर निकाल लिया। अब आप देखेंगे कॉपर की शेप कैसी आ गई है, बिल्कुल स्प्रिंग जैसी आ गई है आपके पास। अब आप सोचेंगे मेरे पास तो ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन है आपके पास, आप और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक चार्ट आप सबके पास रहता है, कार्डबोर्ड की सीट जो आती है बड़ी सी, उसको आप फोल्ड करिए कैलेंडर जैसे और उसके ऊपर कॉपर की एक वायर लीजिए और ऐसा उसको लपेट दीजिए पूरे में, इसमें स्प्रिंग जैसे। एक के ऊपर एक मत लपेटिए, एक के बगल में एक लपेट दीजिए और उससे उसको बाहर निकाल लीजिए, तो सारे छल्ले रिंग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे और कैसा शेप दिखेगा, स्प्रिंग जैसा शेप दिखेगा। ऐसी शेप को हम बोलेंगे परिनालिका, इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसे हम? परिनालिका, सोलेनॉइड इसको कहा जाता है। और अगर हम उसमें करंट फ्लो करवा देते हैं, धारा प्रवाहित करवा देते हैं, फिर उसका नाम हम रख देते हैं धारावाही परिनालिका। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो धारावाही परिनालिका समझ में आया क्या होती है धारावाही परिनालिका? देखिए मैं यहां पर बनाता हूं, ऐसी एक शेप आप बनाएंगे तो ये सोलेनॉइड होगी, ये परिनालिका आपकी हो जाएगी। अब इस परिनालिका में अभी तक तो ये सिर्फ सोलेनॉइड है, केवल परिनालिका है। अगर हम इसमें करंट फ्लो करवा देते हैं, कहीं पर भी यहां पर हमने एक बैटरी लगा दिया इसमें, और बैटरी लगा करके इसमें हमने ऐसे करंट फ्लो करवा दी। अब करंट ऐसा जाएगी, फिर इधर से ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इस तरह से ये करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहां से करंट ऐसा चली जाएगी जहां भी हमने बैटरी या सेल इस पे लगाया होगा, तो ये करंट हमने फ्लो करवा दी। तो जब तक करंट नहीं फ्लो करवाएंगे तब तक ये केवल क्या थी? तब तक ये केवल परिनालिका थी। उस समय तक ये केवल सोलेनॉइड था। लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करवा देंगे, धारा को प्रवाहित कर देंगे, तो उस समय ये क्या बन जाएगा? धारावाही परिनालिका अब इसका नाम होगा। तो कुछ इमेजिनेशन आ रही माइंड में आपके कि धारावाही परिनालिका कैसी होगी? फिर से मैं बता दूं, कोई भी कंडक्टर ले लें, जैसे कि एक कॉपर की आप क्या बना लीजिए? स्प्रिंग बना लीजिए। उस स्प्रिंग में ऐसा एक तरफ से करंट फ्लो करवा दें, और करंट फ्लो करवाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है शेप, इसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका, इसी का नाम रहेगा। अब क्लियर हो गया आपको? ओके। धारावाही परिनालिका में मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसको हम क्या बोला करेंगे? इसको हम बोलेंगे धारावाही परिनालिका। अंग्रेजी में इसी को हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी कहते हैं। ठीक, अच्छा। जो धारावाही परिनालिका है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है, आप देख रहे हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यहां तो करंट फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
अब ये जो स्प्रिंग आप देखेंगे, ये स्प्रिंग आपको ऐसा देखने से लगेगी, उसमें बहुत सारे रिंग्स बने होंगे और इस धारावाही प्रणालिका की अक्ष एक होगी। अब फिर से आते हैं कि धारावाही प्रणालिका की अक्ष किसको बोलेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि परिनालिका की अक्ष किसे कहेंगे आप। परिनालिका की अक्ष, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कि जब ये परिनालिका बनेगी तो इसमें ऐसे बहुत सारे छल्ले बने होंगे, ऐसे बहुत सारे रिंग बने होंगे। एक ये रिंग है, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, तो ऐसे बहुत सारे रिंग। स्प्रिंग को आप इमेजिन करिए, उसमें बहुत सारे रिंग्स बने हुए रहते हैं और हर रिंग का अपना एक सेंटर कहीं ना कहीं होगा, समझ रहे हैं। तो हर रिंग का जो सेंटर होगा, हम सभी रिंग्स के सेंटर को मिलाने वाली ऐसी एक लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे, सो दैट विल बी द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। कुछ समझ आया? क्या बोलेंगे? प्रणालिका की अक्ष किसे कहेंगे? सभी रिंग्स के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। प्रणालिका के जितने भी छल्ले होंगे उन सभी के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस प्रणालिका की क्या कहा जाएगा? अक्ष कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर वो एक्सिस कहां पर बनेगी? बहुत ही सिंपल है। इस रिंग का सेंटर, फिर इसका सेंटर, इसका, सब के सेंटर ऐसे यहां पर आएंगे और फिर उन सभी के सेंटर्स को आपस में हम ऐसा मिला देंगे। ये सभी के सेंटर्स को हमने इस तरह से मिला दिया। अब जब आप ऐसा मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये एक्सिस बन जाएगी। इस तरह से ये एक्सिस इसके अंदर से, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसे अगर सर्कल्स बने हुए, रिंग्स बने हुए हैं, तो ये लाइन इसके अंदर से ऐसा जाएगी। तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको हम एक्सिस बोलेंगे। जैसे ये एक रिंग आपके सामने है, ऐसा बहुत सारे रिंग होंगे, इस रिंग के सेंटर से ऐसा एक लाइन जा रही है, ये लाइन आप देख रहे हैं। और ऐसा अगर बहुत सारे रिंग्स यहां पर होंगे तो सभी रिंग के सेंटर्स को जो ये लाइन मिलाने वाली होगी, ये वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे? उसकी एक्सिस बोल देंगे। अब इस एक्सिस पर ही कहीं पर हम पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस एक्सिस पर यहां पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। स्प्रिंग है जिसे हम धारावाही प्रणालिका बोल रहे हैं, उस पर अंदर से एक ऐसा लाइन जाती है अक्ष। उस अक्ष पर कहीं पर हमने एक पॉइंट मान लिया है P, और इस पॉइंट पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी रहती है। ठीक है, ये हमारा टास्क है और यही हमारा आज का आर्टिकल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीज समझ में आ रही है। ओके, अब हमने क्या करना है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, धारावाही प्रणालिका में जो सबसे इफेक्टिव, जो सबसे प्रभावशाली चीज है वो है उसमें फेरों की संख्या। कैसे फेरों की संख्या प्रभावशाली है? थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे एज एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक लेंथ है, जैसी भी लेंथ है, उस पर मैंने ऐसा लपेटा है, ये रिंग्स लपेटे हुए हैं, धारावाही प्रणालिका हमने बनाई है, और उसमें अभी ऐसे कितने फेरे लगे हुए हैं? 1 2 3। तो इतनी लंबाई में 3 टर्न्स हैं, यहां पर 3 फेरे लगे हुए हैं। अगर हम इनको थोड़ा पास पास लपेट देंगे तो अब इतनी ही लंबाई में कितने फेरे आ जाएंगे? 4 भी आ सकते हैं। अगर हम और पास पास लपेट देंगे तो हम इतनी ही लंबाई में ऐसा 5 फेरे भी लगा सकते हैं। तो क्या फर्क होगा जब इसमें 3 टर्न्स हैं, फिर 4 टर्न्स आ गए, फिर 5 टर्न्स आ गए?
डिफरेंस ये होगा कि जब 3 टर्न्स थे तो करंट कितनी थी 3i, 4 टर्न्स हो गए तो करंट कितनी हो गई 4i, जब 5 टर्न्स हो गए तो करंट कितनी हो गई 5i। और अभी अभी हमने बात की है दैट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हर बार क्या चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रही है, और अगर हर बार करंट चेंज हो रही है तो हर बार के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि परिनालिका में फेरों की संख्या से मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इफेक्ट होगा। और इसका हमने एक सिंबल बना लिया और परिनालिका के लिए आज के बाद ये फिक्स हो जाएगा। याद रखें 2-3 चीजें मैं यहां पर परिनालिका के बारे में आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें। हमने एक सिंबल बनाया है n, स्मॉल n, एक सिंबल हमने बना के रखा हुआ है L, और एक सिंबल हमने बनाया है कैपिटल N। इन सिंबल्स के क्या मीनिंग है इन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये स्मॉल n जो आप देख रहे हैं, ये पहले हम कैपिटल N से स्टार्ट करते हैं। ये परिनालिका में फेरों की कुल संख्या है। परिनालिका में फेरों की कुल संख्या, इसे आप बोलेंगे नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। इसके बाद ये L जो होगी कैपिटल L, ये परिनालिका की टोटल लेंथ को हम बोलेंगे, तो परिनालिका की कुल लंबाई इसको कहेंगे। टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, परिनालिका की कुल लंबाई। ये n क्या होगा, परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। देखिए बेटा, यहां पर 2 जगह फेरों की संख्या हमने लिखी हुई है। ये वाले जो कैपिटल N से है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं परिनालिका में जितने टोटल टर्न्स हैं। अगर हमने एक सोलेनॉइड बनाई है और उसमें हमने 500 टर्न्स लगाए हैं, तो ये कैपिटल N क्या चीज है 500। परिनालिका की टोटल लेंथ जो होगी, जितनी भी टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये स्मॉल n है परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ। परिनालिका की 1 मीटर लंबाई में जितने फेरे आएंगे उसको हम बोलेंगे स्मॉल n। इनमें आपस में एक रिलेशन रहेगा सब में। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइए, जैसे परिनालिका में टोटल फेरों की संख्या है 500 और परिनालिका की टोटल लेंथ जो है वो आपकी है कुछ भी मान लीजिए 10 मीटर है परिनालिका की टोटल लेंथ। तो क्या बता सकते हैं 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे आएंगे, 1 मीटर लंबाई में कितने टर्न्स आपको मिलेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? 500 में 10 से भाग दे देंगे, बहुत सिंपल है। टोटल परिनालिका की लंबाई कितनी है 10 मीटर, टोटल उसमें टर्न्स कितने लगे हुए हैं 500, तो 10 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं 500। तो 1 मीटर लंबाई में 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ा आपको, आप देखिए क्या करना पड़ा, फेरों की कुल संख्या में लंबाई से डिवाइड करना पड़ा है आपको। कुछ समझ आ रहा है आपको, नहीं आया? आ रहा है ना? कि फिर से मुझे बताओ परिनालिका की टोटल लेंथ कितनी मानी है हमने 10 मीटर, परिनालिका में फेरों की टोटल संख्या कितनी है 500। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, तो फिर उसकी 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे? उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, लंबाई से
और फेरों की संख्या को क्या करना है, भाग देना है। तो अगर 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या पता लगाना चाहते हो तो कुल फेरों में लेंथ से क्या करना रहेगा, भाग देना रहेगा। तो रिलेशन इनके बीच में क्या है, यह है 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो अगर आप 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या पता लगाना चाहते हो तो टोटल जितने फेरे हैं उसमें किससे डिवाइड करना होगा आपको, लेंथ से डिवाइड करना होगा आपको। तो कैपिटल N अपॉन L, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल n एंड कैपिटल N एंड द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, इस हम L को इधर लेके आ सकते हैं। N इज इक्वल टू N इंटू L, कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू L। कैपिटल N क्या चीज है, कैपिटल N है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, is equal to, this is number of total turns is equal to, what is small n? Small n is number of turns per meter length, number of turns per meter length multiplied by what is capital L? Capital L is total length, total length। अब आज के बाद ये फॉर्मूला इतना कॉमन होगा कि परिनालिका के लिए फॉर्मूला रहेगा जब भी आपको किसी लंबाई में फेरों की कुल संख्या निकालनी हुआ करेगी, फेरों की कुल संख्या। अभी आप क्या करोगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या लोगे और उसमें जितनी लेंथ होगी उससे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक परिनालिका है और उसमें प्रति मीटर लंबाई में फेरे हैं स्मॉल n, प्रति मीटर लंबाई में कितने फेरे हैं, स्मॉल n, तो बताइए 5 मीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे। आप क्या करोगे, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या का गुणा लेंथ में करा दीजिए। तो प्रति मीटर लंबाई में फेरे हमने कितने बताए, स्मॉल n, टोटल लेंथ हमने कितनी बता दी, 5 मीटर। तो बताइए टोटल कितने फेरे आ गए, 5 मल्टीप्लाइड बाई n। समझ आ गया। 20 मीटर लेंथ में कितने फेरे होंगे, 20 इंटू n। सिंपल सा है कि अगर हमारे पास एक परिनालिका है, उसकी प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तो उसकी 30 मीटर लेंथ में कितने फेरे आ जाएंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल n। तो जितने से हमसे पूछेगा जितनी लेंथ में, उस लेंथ को हम प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या से क्या करवा दिया करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे। सो दिस इज द वेरी इफेक्टिव थिंग, जो कि सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम है कहां पर ज्ञात करना है। एक धारावाही प्रणालिका है, उसके अंदर एक क्या है, अक्ष। उस अक्ष पर हमने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो भी किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ की हेल्प से जब आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जाते हैं तो उसके लिए तो आपको 4 स्टेप्स बताई गई हैं, एंड यू हैव टू ओबे दैट 4 स्टेप्स ओनली। आप जैसे जैसे उन स्टेप्स को ओबे करते जाएंगे, यू विल सी कि आपका आंसर, आप काफी नजदीक हैं अपने आंसर के। तो चलते हैं उस 4 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। उसके लिए क्या जरूरी होता है, सबसे पहला आपका जो जॉब होता है, तो सबसे पहला जॉब हमारा ये होता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से पास होने वाला हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। अब एम्पीरियन लूप में फिर उसके बाद बी और थीटा की हमको क्या चेक करनी पड़ेगी, सिमेट्री चेक करनी पड़ेगी। और बी और थीटा की सिमेट्री चेक करने के लिए हमको बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना। जैसे इससे पहले जो भी आर्टिकल्स हमने किए हैं उनमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता था। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे तो पहले यहां पर हम ऐसा राइट हैंड सेट करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाते थे,
तब तो हम थीटा की वैल्यू बताते थे कि यहां पर DL और B बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0 डिग्री। लेकिन हम थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, ये हम कैसे बता पाते हैं? जब हमको B की डायरेक्शन मालूम होती है। अब आज हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड यहां पर हमने लिया हुआ है, उसके अंदर जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि हमने सीधे धारावाही चालक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्कस की है, एक वृत्ताकार धारावाही चालक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्कस की है, लेकिन अभी तक हमने ये जो धारावाही प्रणालिका आपकी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको तो यहां पर दिशा पता लगानी होगी। तो हमको पता क्या लगाना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन उससे पहले आपको उस पॉइंट पर क्या करना रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता लगानी होगी, क्योंकि जब तक डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगी, यू कांट टेल अबाउट द थीटा, कि थीटा 0 डिग्री रहेगा कि थीटा 90 डिग्री रहेगा, आप बता ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करना चाहते हैं? प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी प्रणालिका की अक्ष पर या उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पे हमने क्या किया हुआ, ये ऐसा एक सोलेनॉइड बनी हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसा चालक तार के छल्ले बने हुए, बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं। हम एक रिंग के बारे में आपको बताते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक रिंग बनाता हूं, अभी हम डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, पहले ध्यान से देख लीजिए आप। ये हमने एक ऐसी रिंग बना दी यहां पे, इस तरह की, और इस रिंग में हमने ऐसा करंट फ्लो करवा दिया। ऐसा करंट जाती है, ऐसे करंट जाती है और ऐसे वापस आ जाती है। ठीक है, अब ऐसे जाती है, ऐसे वापस आ जाती है, तो करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां सेंटर पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर ऐसे होगी। सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा पीछे से ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड और सेंटर पर ऐसा चला जाएगा। अब एक चीज और याद करिए, जब भी कोई धारावाही चालक होता था तो उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा था? आपको याद है, ऐसा सर्कुलर होता था। तो अगर इसको इतने को पूरे को ना देखें, केवल इतने से हिस्से को देखा जाए, तो इतना सा हिस्सा तो धारावाही चालक की तरह दिख रहा होगा आपको। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर होना चाहिए, यहां से ऐसा अंदर जाना चाहिए और यहां से ऐसा बाहर आ जाना चाहिए। अगर हम थंब को करंट की डायरेक्शन में सेट करते हैं तो ऐसा ही होता है। कैसा? यहां पर ऐसा बाहर आता है और यहां पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है, यहां से ऐसा बाहर आता है। इधर की तरफ क्या होगा? अगर इधर वाला हिस्सा हम छुपा लेते हैं तो यहां पर भी तो एक धारावाही चालक की तरह ही ये आपको दिखेगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताइए, फिर से थंब को सेट करिए, फिंगर से ऐसा मोड़ दीजिए, तो यहां अंदर जाएगा और उधर से कैसा आएगा? जब ऐसा करेंगे तो यहां से देखो बाहर आता नजर आएगा। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, यहां से ऐसा अंदर जाते हुए और यहां से ऐसा बाहर आते हुए। फिर हम इस सब को छुपा लेते हैं। इस छोटी सी लेंथ को देखिए, इसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? फिर से आप अपने फिंगर्स को सेट करिए, ऐसा आई है, ऐसा उन फिंगर्स को मोड़ देंगे तो नीचे की तरफ ऐसा अंदर जाती हुई, और अब फिर से हमने ऊपर की तरफ बताइए, ऐसा बाहर आती हुई। तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा वो कैसा होगा? वो भी ऐसा होगा।
यहां से ऐसा बाहर आते हुए और यहां से ऐसा अंदर जाते हुए। तो जितने भी बेटा ये यहां पर सर्कुलर, ये हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल अगर है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ऐसा ही सीधा चला जाता है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, अगर मैं यहां वाली करंट की वजह से देखूंगा तो ऐसा यहां से सर्कल एक आता है, यहां से बाहर आ रहा है देखो, और फिर इधर से कैसा चला जाता है अंदर। यहां वाली करंट की वजह से देखेंगे तो यहां से बाहर आ रहा है और यहां से कैसा चला जाएगा अंदर। यहां पर जो करंट है उसकी वजह से यहां से ऐसा बाहर आएगा और यहां से कैसा हो जाएगा अंदर। यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से यहां से ऐसा बाहर आएगा और इसकी वजह से यहां पर, या यहां से बाहर आएगा और यहां से ऐसा कैसा हो जाएगा अंदर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास धारावाही लूप है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र हर जगह बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। उनको भी क्या करना पड़ता है, वो भी ऐसा जाते हैं और ऐसा मुड़ के लूप बना के ऐसा फिर वापस आ जाते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए एक और फिगर ड्रॉ करता हूं, आप देखिए। अब इस चीज को हम आपको सामने से दिखाते हैं, ऐसा आप देखिए, ये हम आपको सामने से दिखा रहे हैं इस तरह से। अब आप ऐसे कॉइल देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं, जैसा भी देख रहे हैं, सर्कल को आप सामने से देख रहे हैं और इस सर्कल में हमने करंट फ्लो करवा दी है। करंट ऐसे हमने फ्लो करवा दी, यहां पर ऐसे करंट जा रही है, यहां पर करंट ऐसे जा रही है, यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा। अगर हम थंब को सेट करते हैं करंट की डायरेक्शन पे तो इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और फिर अभी भी थंब करंट की डायरेक्शन पे है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बाहर आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का शेप ऐसा होगा। देखिए यहां से अंदर जाएगा और यहां से क्या करेगा। अगर हम देखिए अभी ऐसा बनाया हमने, इस करंट की वजह से यहां से अंदर गया और यहां से बाहर आ गया, तो क्या बस इतना ही बड़ा छल्ला बनता है क्या मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा नहीं है, आप और थोड़ा एक बड़ा बनाइए जरा छल्ला। अगर और बड़ी रेडियस का रिंग बनाएंगे फिर वो आपको ऐसा दिखेगा। यहां से क्या होगा, अंदर जाएगा और यहां से ऐसा क्या होगा, यहां से ऐसा अंदर जाएगा, लेकिन इधर साइड से कैसे आएगा, ऐसे बाहर आएगा और बाहर आने के बाद क्या ऐसा चला जाएगा सीधा। क्या कर रहा है, बाहर ऐसा आएगा थोड़ी दूर तक और फिर ऐसा मुड़ के फिर अंदर चला जाएगा। तो बाहर आएगा तो ऐसा आता नहीं रहेगा। वो कुछ समझ आ रहा है ना आपको? मतलब मैं कहने का मतलब हूं कि सेंटर पर या यहां से अगर ऐसा बाहर आया तो बाहर आके यूं ऐसा चला जाएगा उस दीवार तक, ऐसा नहीं है। यहां से ऐसा बाहर निकला, ऐसे आगे जाके फिर वो टर्न हो गया और फिर जाके अंदर चला जाएगा, फिर पीछे से ऐसा आएगा, फिर ऐसा गोल घूम के फिर यहां से ऐसा आएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर ऐसा चला जाएगा। थोड़ा और बड़ी रेडियस का जरा रिंग बनाइए, यहां से अंदर जाएगा, यहां से ऐसा बाहर आएगा। थोड़ी और बड़ी रेडियस का रिंग बनाइए, ऐसा इस तरह से। यहां पर क्या होगा, अंदर जाएगा या बाहर आएगा? यहां पर अंदर जा रहा है और सेंटर पर कैसा नजर आ रहा है? हाँ, तो ये कैसा नजर आया आपको, इस करंट की वजह से। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, थोड़ा ध्यान से सभी समझिएगा। ऐसा यहां पर आया, अब यहां पर आके क्या ये ऐसा सीधा ही चला गया? क्या होगा उसका, यहां से ऐसा आएगा और ऐसा जाने के बाद फिर वो ऐसा मुड़ जाएगा, रिंग बनाएगा, पीछे से फिर यहां से आएगा, फिर यहां से ऐसा आपको दिखेगा। तो थोड़ी दूर के बाद जाकर वो सीधा नहीं जाएगा, थोड़ी दूर के बाद जाकर के फिर से वो रिंग बना के वापस आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस करंट के बारे में बात करिए। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को रिंग बताइए, कैसा बनेगा उसका रिंग। थंब सेट करके देखिए, करंट नीचे की तरफ है, थंब हमने करंट के डायरेक्शन पे सेट कर दिया। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, अंदर। और यहां पर बताइए इधर साइड में, जब इधर से अंदर जाएगा तो उधर से बाहर आएगा। क्या हमारा रूल बताएगा ऐसा
आप सेट करके देख लीजिए। करंट ऐसा नीचे की तरफ है, हमने थंब को नीचे सेट किया, ऐसा फिंगर्स को मोड़ दिया, यहां पर कैसा दिख रहा है, बाहर आते हुए। तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां पर कैसा, अंदर जाते हुए। यहां पर और थोड़ी बड़ी रेडियस का रिंग बना लीजिए जरा, यहां पर कैसा, अंदर जाते हुए, यहां बाहर। थोड़ी और बड़ी रेडियस का रिंग बना लीजिए, यहां अंदर जाते हुए, यहां बाहर आते हुए। थोड़ी सी और बड़ी रेडियस का अगर रिंग बनाएंगे यहां पर, तो यहां पर कैसा, अंदर, और यहां पर कैसा, बाहर जाते हुए। तो यहां पर जो करंट है, ये वाली करंट, इस वाली करंट की वजह से भी सेंटर पर वाले रिंग को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ऐसा बाहर की तरफ ही तो है। अब बाहर की तरफ अगर ऐसा है तो क्या ये ऐसा बाहर ऐसा चला गया, कुछ दूर जाएगा, फिर ऐसा मुड़ के इधर से अंदर जाएगा, और इधर से वापस आके फिर ऐसा बाहर आ जाएगा। और ये सीधा नहीं जाएगा, ध्यान रखिए, कुछ दूर चलने के बाद ये क्या कर देगा, मुड़ जाएगा। अब यहां जो करंट है इसकी वजह से बताइए, इसकी वजह से भी ऐसा सर्कुलर ही बनेगा। अब करंट के डायरेक्शन में थंब को सेट करा हमने, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा, अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ कैसा, बाहर की तरफ। तो ऊपर ऐसा अंदर जाते हुए, नीचे ऐसे बाहर आते हुए। एक और बड़ा सा रिंग बनाइए, ऊपर अंदर जाते हुए, नीचे बाहर आते हुए। एक और हमने बड़ा सा रिंग बना लिया, ऊपर अंदर जाते हुए, नीचे ऐसा बाहर आते हुए। एक और बड़ा सा रिंग बनाइए। अब आप देखिए, यहां अंदर जाते हुए और यहां कैसा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, करंट हम चाहे ये वाली लेते हैं तो भी सेंटर पर कैसा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेकिन कितनी दूर तक, केवल थोड़ी दूर तक। इसके बाद उसको क्या करना है, ऐसा घूम जाना है। इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, लेकिन क्या पूरा बिल्कुल ऐसा सामने नहीं, थोड़ी दूर के बाद इसको ऐसा घूम जाना है। इस करंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, आप देखो ना, यहां अंदर और यहां पर कैसा। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ, और थोड़ी देर बाद इसको ऐसा घूम जाना है। इसकी वजह से भी अब हमको समझ में आ गया कि इसकी वजह से भी अगर निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां तो ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी दूर चल करके उसका क्या हो जाएगा, ऐसे घूम के फिर ऐसा आ जाएगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, यहां रिंग के सेंटर की मैं बात कर रहा हूं। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की है आप समझ सकते हैं। यहां पर जितने भी छोटे छोटे डीएल हैं, जितने भी करंट एलिमेंट यहां बनेंगे, सबकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा थोड़ी दूर तक ऐसा चलता है, और इसके बाद इसका छल्ला इधर आ जाता है, इसका रिंग इधर आ जाता है, इसका वाला इधर आ जाएगा, और इसका वाला इधर आ जाएगा। सब आगे जाके क्या बनाने हैं उनको, रिंग। तो सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है, सेंटर पर कुछ दूर तक वो ऐसा सीधा आता है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, सब रिंग्स ऐसा क्या हो जाते हैं, अपनी अपनी तरफ मुड़ जाते हैं, और ऐसा मुड़ने के बाद फिर पीछे से वो आते हैं, और फिर ऐसा सेंटर पर दिखते हैं आपको। तो हर रिंग पर सेंटर पर हमको कुछ दूर तक मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है, सीधा, और इसके बाद फिर वो सब रिंग क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी और एक स्टेप आगे चलते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, पक्का, ओके। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, थोड़ी दूर तक ऐसा सीधा, मान लिया 1 सेंटीमीटर तक ऐसा सीधा है, 1 मिलीमीटर तक सीधा किया इसने, और इसके बाद सारे रिंग्स अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी यहां पर, एक क्या चालाकी कर दी कि एक रिंग ऐसा बना था, इस रिंग ने अपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को 1 मिलीमीटर तक ऐसा सीधा किया। हमने 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एक अगला रिंग बना दिया। तो 1 मिलीमीटर तक इसने सीधा किया, और 1 मिलीमीटर के बाद उसको ऐसा ही एक दूसरा छल्ला मिल गया। अब वो छल्ला, वैसे तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड 1 मिलीमीटर के बाद क्या हो जाता,
ऐसा मुड़ जाता, लेकिन 1 मिलीमीटर के बाद एक और ऐसा छल्ला मिला, वो छल्ला भी उसको क्या कर देगा, आगे 1 मिलीमीटर तक क्या कर देगा, सीधा कर देगा ऐसे। 1 मिलीमीटर के बाद फिर से अगर 2 छल्ले होंगे, एक छल्ला 1 मिलीमीटर तक सीधा करता है, उसके बाद मुड़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। हमने 2 छल्ले लगा दिए, अब बताइए क्या 1 मिलीमीटर चलने के बाद मैग्नेटिक फील्ड मुड़ जाएगा, क्या होगा, वो 2 मिलीमीटर तक ऐसा सीधा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलेगा और टेढ़ा होने की कोशिश करेगा, मुड़ने का प्रयास करेगा, अगला वाला रिंग उसको क्या कर देगा, सेंटर पर, फिर से 1 मिलीमीटर तक सीधा। एक और टर्न लगा दी, तीसरी हमने, फिर वो तीसरा टर्न ने उसको क्या कर दिया, फिर 1 मिलीमीटर तक सीधा। हमने फिर तीसरे टर्न के बाद अगर हम चौथा ना लगाते तो क्या होता, वो ऐसे मुड़ के फिर ऐसा आता, क्योंकि उसका नेचर है मुड़ने का। आप देख तो रहे हैं, 1 में बना के दिखाए यहां पे। तो हमने क्या किया, चौथा भी रिंग लगा दिया। अब कितनी दूर तक सीधा हो गया, 4 मिलीमीटर तक सीधा हो गया। अब आपको समझ में आने लगा। ऐसा करते करते हमने यहां पर छल्ले लगा दिए कम से कम 1000। अब बताइए अगर हमने 1000 रिंग्स लगा दिए तो 1000 रिंग्स तक अब ये मैग्नेटिक फील्ड मुड़ेगा या सीधा चलता रहेगा, वेरी गुड। अब ये 1000 मिलीमीटर तक ऐसा सीधा चलता रहेगा। लेकिन जब 1000 मिलीमीटर के बाद लास्ट जो हमारा रिंग होगा उससे बाहर निकलेगा तो फिर वो सीधा ही चला जाएगा। फिर क्या करेगा, लास्ट रिंग से जब वो निकलेगा फिर उसका नेचर है वो मुड़ के वापस आ ही जाएगा। कुछ समझ आ रही है आपको ये वाली बात? नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे इस फिगर को देखकर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, यहां पर सीधा 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 बिल्कुल ऐसे, और जब लास्ट छल्ले से निकलेगा तो कैसा सीधा चला जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। आपने ये नोट कर लिया है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए यहां पर। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा यहां से और यहां पर फिर ऐसे चला जाएगा, देख रहे हैं। और क्या सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, बहुत सारी होंगी, वो सब अपनी अपनी डायरेक्शन पे मुड़ के ऐसा आ जाएंगी। एक दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर वो लाइन सीधी रहेगी, जितनी देर तक एक्सिस में रहेगी उतनी देर तक वो नहीं मुड़ सकती, उतनी देर तक वो कैसी ही चलती रहेगी, उतनी देर तक वो सीधी चलती रहेगी और फिर इधर की तरफ मुड़ जाएगी और फिर वापस ऐसा यहां से आ जाएगी, देख रहे हैं। और अगर हमने बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अब आप बेटा समझ गए कि जितनी देर तक परिनालिका के अंदर ये बल रेखा चलेगी, चुंबकीय क्षेत्र फील्ड लाइंस रहेगी, उतनी देर तक वो कैसी रहेगी, परिनालिका के भीतर जितनी देर तक रहेगी उतनी देर तक वो सीधी ही रहेगी। ये यहां पर आकर के ऐसा आ जाएगी, ऐसे प्रवेश कर जाएगी, यहां से बाहर, यहां पर फिर ऐसा आ जाएगी, यहां से अंदर आएगी, यहां से बाहर। ऐसा ही इधर वाली फील्ड लाइन इधर से आ जाएगी, इधर वाली जो फील्ड लाइन होगी वो ऐसा यहां से जाएगी और यहां से बाहर आ जाएगी। तो आप बाकी कहीं मत देखिए, केवल आप परिनालिका के अंदर का पोर्शन देखो। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, बिल्कुल समांतर, देख रहे हैं आप। और बेटा अब आप याद करें, जब आपने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि अगर विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो ऐसे फील्ड को कौन सा फील्ड बोलते हैं, ऐसे वैद्युत क्षेत्र को किस प्रकार का वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर सभी बल रेखाएं ऐसे समांतर आती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहां पर कौन है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं और सब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ऐसा समांतर और बिल्कुल सीधी हैं। इसका मतलब है इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द
current carrying solenoid inside the current carrying solenoid, धारावाही प्रणालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कैसा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आप जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे अच्छा साधन भी यही है। अगर कोई बोलता है जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का साधन क्या था, सबसे आसान, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का सबसे आसान तरीका था एक इधर समतल प्लेट लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक को प्लस एक को माइनस बना दो, इसके बीच में समांतर बल रेखाएं जाएंगी और एक समान वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और आज हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने का सबसे अच्छा साधन कौन है? धारावाही प्रणालिका। तो धारावाही प्रणालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर उत्पन्न होता है और उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। यूनिफॉर्म एंड अलोंग एक्सिस, क्या मतलब हुआ इसका? इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और अलोंग एक्सिस, एक्सिस की अनुदिश रहता है। एक्सिस अगर ऐसे है तो उसके लंबवत नहीं होता, अक्ष ऐसे है तो उसके अनुदिश ही ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरह से ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। और अब हम आगे का अपना वर्क शुरू करेंगे। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ में 4 स्टेप्स थे, तो वही 4 स्टेप्स अब हम ओबे करते चले जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहा? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जिस बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इस बिंदु पर से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। कैसा एम्पीरियन लूप बनाएंगे? क्योंकि पिछले जो 2 आर्टिकल्स में हमने एम्पीरियन लूप बनाए हैं वो तो सर्कुलर बनते थे, क्या यहां भी सर्कुलर बनेगा या सर्कुलर बनने से यहां पर हमारा काम नहीं होगा? तो आंसर है हमने बहुत ट्राई करके देखा लेकिन यहां पर कोई सर्कुलर लूप से आपका काम नहीं बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम गॉस थ्योरम में भी तो करते थे। सरफेस जरूरी थोड़ी होती थी कि सरफेस हमारी गोल ही बने, हम बेलनाकार सरफेस से भी अपना काम चलाते थे। तो यहां पर भी हमको आज बहुत ट्रायल एंड एरर करके देखा गया लेकिन उसके लिए लूप हमको सर्कुलर नहीं मिला, सर्कुलर लूप से हमारा काम नहीं बना। तो फिर किस प्रकार का लूप यहां बनाया गया? यहां जो लूप बनाया गया एम्पीरियन लूप, दैट वाज रेक्टेंगुलर, आयताकार लूप बना। कैसा आयताकार लूप बनेगा? ध्यान से देखिएगा। बिंदु P से जाने वाला हमने एक आयताकार लूप बनाया, ऐसा देखिए बिंदु P से गुजर रहा है, फिर इस लूप को ऐसा ऊपर लेते चले गए, आयताकार लूप बनाना है ना, फिर ऐसा लेते चले आए, फिर यहां पर इस तरह से। तो ये लूप बनाया गया और इस लूप में क्योंकि हम अभी तक जो भी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस किए थे उनमें हम वृत्ताकार लूप बनाते थे और वृत्ताकार लूप के हर पॉइंट पर बी और थीटा हमको एक जैसा मिल जाता था। तो पूरे लूप में एक ही सिमेट्री से हमारा काम बन जाता था। लेकिन यहां पर क्योंकि मजबूरन हमको वृत्ताकार लूप हम नहीं बना पाए एम्पीरियन लूप, हमको वो लूप इस तरीके से आयताकार लूप बनाना पड़ा, इसलिए एक सिमेट्री से हमारा काम नहीं चलता। अब यहां पर हमको एक से ज्यादा सिमेट्रीज यूज करनी पड़ती हैं। ये लूप का एक साइड है, लूप की दूसरी साइड ये आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे। इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप नाम दे दें। पॉइंट पी तो हम यहां रख चुके हैं, इसी पर तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। आप और कोई नाम दे दीजिए, आप इसका नाम रख लें, यहां पर मैं रख लेता हूं Q, इसका R,
यहाँ पे S और यहाँ पर हम नाम रख लेते हैं पॉइंट T। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला हमने कैसा लूप बनाया? आयताकार लूप बनाया, ठीक है। और वो आयताकार लूप में कौन सा लूप है? QRST, ये हमने लूप बनाया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर एक सिमेट्री से हमारा काम नहीं चला, हमको एक से ज्यादा सिमेट्रीज लेनी पड़ी। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कॉइल के अंदर आइए, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी मिलेगी आपको? एक जैसी। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर जगह एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो यहां हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू सेम, बी की सिमेट्री हो गई। हर जगह लूप की साइड देखिए, लूप ऐसा बना हुआ है, तो लूप में एक छोटा सा अगर मैं डीएल लेता हूं ये वाला, तो ये ऐसे ऐसे है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लूप के अंदर कैसी, इसके कॉइल के अंदर कैसी है? ऐसे। तो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का? 0 डिग्री। यहां पर कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। यहां भी 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री। तो इस वाली भुजा में हर जगह बी की वैल्यू सेम, इस वाली भुजा में हर जगह बी थीटा की वैल्यू भी सेम। और कितनी है थीटा की वैल्यू? 0 डिग्री। अब थोड़ा सा जरा इन साइड्स के बारे में बात करिए, ये जो भुजाएं हैं इनके बारे में बात करिए। इस जगह पर चेक करिए जरा, यहां पर बी की डायरेक्शन ये है, देख रहे हैं आप? ये बी की डायरेक्शन इधर की तरफ है और ये साइड डीएल इधर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा यहां पे? 90 डिग्री। फिर यहां पर आप चेक करिए, बी की डायरेक्शन ये है, डीएल ऐसा ऊपर की तरफ, फिर से यहां पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इस वाली भुजा पर हर जगह आपको क्या मिलेगा? हर जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि यहां 90 मिलेगा फिर यहां 90 नहीं मिलेगा, सब जगह 90 मिलेगा। तो इस भुजा में पूरे में बी और थीटा एक जैसा, इस भुजा में पूरे में बी और थीटा एक जैसा, भले वो इस भुजा से अलग है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली साइड में बी एक जैसा है, थीटा 0 डिग्री है, पूरी साइड में है। फिर ऐसा नहीं है कि इतनी साइड में है इतने में नहीं हो रहा है, केवल ऐसा नहीं है। फिर उस पूरी भुजा में बी और थीटा एक जैसा है। अब हम इस भुजा की जब बात करने जाते हैं, ये वाली जो भुजा हमने बनाई है इस पे, ये वाली साइड, अब इस वाली साइड के हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कैसे मिल रही है आपको? थीटा। भले ही यहां पर थीटा की वैल्यू यहां से डिफरेंट है, लेकिन फिर पूरी साइड के लिए सेम है कि नहीं है? यही तो हमको चाहिए कि हमारा काम अगर एक सिमेट्री से नहीं चल रहा है तो एक से ज्यादा सिमेट्री मिले, लेकिन मिले तो कम से कम। तो ऐसे यहां पर पूरा लूप हमारा इधर की तरफ जाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डीएल ऊपर की तरफ है। अब डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इस साइड के लिए भी थीटा 90 डिग्री। और यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक जैसा। तो हर जगह बी कैसा है? सेम। तो हर जगह बी सेम है, हर जगह थीटा 90 डिग्री है इस साइड के लिए। फिर से मुझे बताएं, यहां पर इस भुजा के लिए जो क्यूटी भुजा आप देख रहे हैं, ये क्यूटी भुजा में हर जगह बी कैसा है? एक जैसा है, या यहां पर कुछ और है, यहां कुछ और, यहां कुछ और यहां कुछ और है? सब पूरे में एक जैसा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। और हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू भी कैसी है? सेम, भले वो कितनी है? 0 डिग्री। अब इस वाली साइड के लिए बात करिए, इस वाली साइड के हर पॉइंट पर बी कैसा रहेगा? सेम, क्योंकि प्रणालिका के भीतर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एक जैसा। और हर जगह थीटा की वैल्यू कैसी है इस भुजा के लिए? 90 डिग्री। लेकिन हर जगह 90 है ना, फिर तो ऐसा तो नहीं है कि यहां 90 है ऊपर जाके 0 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही इस साइड के लिए भी आप देख रहे हैं वही चीज है। तो इस भुजा में पूरे में एक सिमेट्री, इस भुजा में और इस भुजा में पूरे में फिर एक अलग प्रकार की सिमेट्री। सिमेट्री है लेकिन हर जगह सेम है। आप सोचेंगे इस भुजा की बात नहीं कर रहे हैं, तो बेटा हम इस भुजा की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अभी मैं बताऊंगा तो आप पाएंगे
कि ये जो भुजा जहां पर भी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, आई विल कम टू दैट। अभी हम उस पर आएंगे कि क्यों जीरो होगा, बट अभी फिलहाल आपको इतना समझना है। समझ आया? तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इस पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं जरा। क्या नोट करेंगे? परिनालिका की अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये परिनालिका की अक्ष है, यहां पर पॉइंट P है और यहीं पर हमें इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक उचित आयताकार एम्पीरियन लूप जो QRST आपको दिखाया गया है इस फिगर में बनाया है, जिसकी भुजा QT परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है। देखो ये भुजा Q और ये T, तो भुजा QT जो है वो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है। आप देख रहे हैं जहां, यानी कि कहां पर, भुजा QT के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है और थीटा का मान भी एक समान ही है तथा यह 0 डिग्री है। अभी डिस्कस कर लिया था हमने। भुजा QR व TS के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है। भुजा QR इसके लिए और TS इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। कैसे? अभी हमने बताया आपको कि इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ऐसा है, ये भुजा ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ये तो 90 डिग्री है। अब हमने कितनी स्टेप्स पार कर ली एम्पियर से सर्किटल लॉ में? एक स्टेप अभी पार हुई है केवल। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना रहता है? सेकेंड स्टेप में हमको क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl कैलकुलेट करना होगा। तो आप देखें, अब क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl कैलकुलेट करेंगे। A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो B डॉट dl का फॉर्मूला क्या होगा? B dl कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर हर भुजा में हमको एक अलग टाइप की सिमेट्री दिख रही है, तो इसको मुझे पूरी अलग अलग साइड्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा आप गॉस थ्योरम में किया करते थे। अगर वहां 3 सरफेस होती थी तो तीनों सरफेस के लिए कैलकुलेशन अलग अलग होती थी ना। ऐसे यहां पर कितनी भुजाएं हैं इसकी? 4। तो चारों साइड्स के लिए मुझे कैलकुलेशन भी अलग अलग करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कौन सी भुजा का? ध्यान से देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, एक तरफ से चलना शुरू करते हैं। QT भुजा के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन फॉर साइड QT। याद रखिए, इंटीग्रेशन फॉर साइड QT। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? B इंटू DL इंटू कॉस। फॉर्मूला B DL कॉस थीटा लगाते हैं ना, तो B इंटू DL इंटू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखा जाए? 0 डिग्री या 90 डिग्री। QT साइड के लिए देखो क्या है? QT प्रणालिका की अक्ष के अनुदिश है, जहां प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और थीटा का मान 0 डिग्री है। तो यहां पर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया जाए? 0 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर हम ये रिंग बनाएं या ना बनाएं? छोड़ दें। बनेगी नहीं बने? नहीं बनेगी। क्यों? हाँ जी, अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग अगर वृत्ताकार बनता तो फिर हर जगह लगाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से देखिए, ये पूरे लूप पे आप चलिए जरा ध्यान से। Q से चलना शुरू करिए, Q से T, T से S, S से R, R से फिर Q। तो जब आप ऐसा पूरा लूप में एक साइड से ऐसा चल के फिर से यहां पर आ गए, तो लूप बंद हो गया कि अभी भी कहीं से खुला है? बंद हो गया, इसलिए हमने बंद का लगा दिया साइन। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, उसको सर्कल से मतलब नहीं है। और अगर सर्कल और रेक्टेंगल से मतलब होता तो फिर तो मुझे यहां रेक्टेंगल बनाना होता है इससे। तो आप इसको
ऐसे नहीं कर सकते। इस सर्कल का मतलब है क्लोज्ड अगर होगा सरफेस तो हम बनाएंगे। तो हम पूरी क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड लूप के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन QT आप देखो, QT Q से T पर चल के जाओ, Q से चले T पर ऐसा चल के पहुंच गए, बंद लूप है क्या ये? नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज है। आप पूरे लूप में चल के देखिए, Q से T, T से S, S से R, R से फिर Q, बंद हुआ कि नहीं हुआ? बंद हो गया। लेकिन जब आप केवल Q से T जाते हैं तो कुछ बंद हुआ क्या? कुछ बंद नहीं हुआ, इसलिए क्लोज्ड लूप का साइन नहीं लगेगा। तो क्लोज्ड लूप का साइन यहां जो लगाते हैं, दिस इज नॉट फॉर सर्कुलर लूप, ये क्लोज्ड के लिए लगता है आपका। तो पूरा जो हमारा लूप है, हम पूरे लूप से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, पूरे लूप पे B.dl कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहां लूप बनाया। लेकिन हमने Q से T तक जब जाएंगे तो QT तो एक साइड है, इसमें तो कुछ बंद नहीं है, इसलिए यहां नहीं लगाएंगे आप। और यही हमने गॉस थ्योरम में किया था, आप याद करिए उसको। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम Q से T तक के लिए सॉल्व कर लिया, T से S तक के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर साइड TS B इंटू DL इंटू कॉस थीटा की वैल्यू TS साइड के लिए कितनी है? QR व TS के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है। तीसरी भुजा में आइए, तीसरी भुजा कौन सी है? SR। SR में भी हम ये लगाएंगे B इंटू DL इंटू कॉस। आप चाहो तो अपने लिए एक काम कर सकते हो कि ये ऐसे चल रहे हैं हम, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था ना, हालांकि अभी आप देखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये ऐसा, ये लूप ऐसा जा रहा है, भुजा ये ऐसे जा रही है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको 180 डिग्री लिखे लेते हैं, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फॉर साइड RQ, ये RQ साइड आ रही है, इसके लिए कैलकुलेट करिए B इंटू DL इंटू कॉस 90। RQ या QR दोनों के लिए कितना था? ये 90 डिग्री है QR और TS के लिए। पूरा लूप कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसे कैलकुलेट करना है हमको, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक काम और कर लेते हैं, ये जो भुजा Q से T तक आप जो देख रहे हैं, केवल बस ये Q से T तक का, इस पूरी लेंथ को हम कुछ भी मान लो, आप स्मॉल l मान ले रहे हैं। कैपिटल L हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैपिटल हमने टोटल लेंथ ली थी परिनालिका की, इसलिए हमने कैपिटल L नहीं लिया। तो ये स्मॉल l क्या चीज है? Q से T तक की लंबाई, ये स्मॉल l है। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं, माना QT इज इक्वल टू L। ठीक है, अच्छा फिर से आ जाते हैं यहां पर, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.dl इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये कौन सी साइड के लिए? QT। पूरे QT को आप, अब मैं बार बार आपको बता चुका हूं, पूरे Q से T तक के लिए B की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग बिंदुओं पर, या सब जगह सेम है? सब जगह सेम है। इट मीन्स B इज कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन QT। सो वी कैन टेक इट आउट, हम इसको बाहर ले सकते हैं। अंदर में क्या बचा? DL, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू DL करेंगे, ये DL आ जाएगा फॉर QT। प्लस ध्यान से देखना, यहां पर जब इसको कैलकुलेट करने आएंगे, यहां पर एक हमको cos 90 दिख रहा है, B की वैल्यू कुछ भी हो, DL की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन एक cos 90 दिख गया हमको, एंड यू नो दैट cos 90 is equal to 0. So if cos 90 is equal to 0, so after multiplication we will get this term completely 0. ये पूरा का पूरा टर्म हमको कैसा मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा बेटा। प्लस इसकी बात करिए, यहां पर तो B की वैल्यू ही 0 है SR में, SR में क्यों 0 है लिख लेने दें, अभी मैं बताता हूं आपको। अब जब B 0 है, पूरा का पूरा B ही 0 है, फिर से 0 से मल्टीप्लाई करिए सबको,
तो उसके अगल बगल कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब यही 0 हो गया तो पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। प्लस यहां पर आके देखिए आप, फिर से एक cos 90 मिल रहा है, cos 90 की वैल्यू 0। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो SR साइड में भी हमने 0 करा है, क्यों कर दिया 0? थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा आप। ये जो आपकी धारावाही प्रणालिका होती है, उसके बाहर ये जो भुजा SR है, ये इसके बाहर ही तो है। अगर बाहर है तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 हमने बताया। क्यों बताया? मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोग इसको गौर से देखिए। दिख रहा है आपको कुछ ऐसा? ये जो आकृति ये आपको ऐसा स्प्रिंग जैसी दिख रही है। अब आप पहचान रहे हैं ये क्या चीज हो सकती है? क्या है ये स्प्रिंग नुमा आकृति? क्या है ये? है धारावाही परिनालिका। ये चीज आपको दिख रही है, ये वाली लाइन बिल्कुल बीचों बीच से पास हो रही है इसके। ये क्या है? एक्सिस है। इसी एक्सिस पर कहीं पर एक पॉइंट है हमारा P, उस पॉइंट पर ही हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, परिनालिका के एक सिरे पर और ये दूसरे सिरे पर। दोनों सिरों पर देखिए, एक ये बैटरी लगाई गई है छोटी सी, एक तरफ लंबी लाइन, एक तरफ छोटी लाइन। सिंबल है ना बैटरी का यही। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा है? पॉजिटिव। देखिए ये प्लस दिख रहा है आपको। और ये वाला टर्मिनल कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आप समझ जाएंगे, बना सकते हैं। अच्छा, तो ये बैटरी लगा के हमने प्रणालिका में क्या करवा दिया? करंट फ्लो करवा दिया। ये पहचान पाए बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आयताकार लूप। कहां है ये चित्र में? QRST। हालांकि यहां नाम कुछ अलग अलग पड़े हुए हैं। आप अगर इसको अपनी तरफ से देखेंगे तो यहां A, इसमें ये D, ये C और यहां पर ये B पड़ा हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉमिनेशन तो कुछ भी मायने नहीं रखता। तो ये लूप है। अब एम्पीरियन लूप को आप गौर से देखिए, ये आयताकार एम्पीरियन लूप है। यही नक्शा यहां पर पूरा का पूरा बना हुआ है। हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 0 क्यों होगा, ये हमको पता लगाना है। क्या ये पूरा फिगर देख के ये आपको समझ आ गया पूरी तरह से? क्लियर? नहीं समझ आया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड 0 कहां बताया? यहां पर कि यहां पर? यहां बताया है। क्यों? सभी ध्यान से देखिए। इसके लिए हम इसका यूज करना चाहते हैं। ये जो परिनालिका आपकी है, इसके सभी सर्कल ऐसे बने हैं, सभी सर्कल ऐसे बने हैं ना। हम इसका एक सर्कल निकाल लेते हैं बाहर, एक छल्ला, केवल एक रिंग हमने इसका निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है। यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, और ऐसे जाके फिर नीचे में करंट की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? इस तरफ। नहीं समझ आया भाई? यहां से अगर बेटा ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो ऊपर में करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये करंट फ्लो होते होते जब आएगी तो नीचे इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इधर की तरफ होगी। क्लियर? हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए? सोचो कि यह परिनालिका का एक रिंग है, ऐसे बहुत सारे रिंग यहां लगे हुए हैं। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां पर फाइंड आउट करना है? इन रिंग्स के बाहर, यहां पर कहीं पर। समझ आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखो, ये जो करंट ऐसे जा रही है, इसकी वजह से रिंग के बाहर यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सोचिए और अपने राइट हैंड को यूज करके यहां पर डायरेक्शन बताइए मुझे। कैसे राइट हैंड को यूज करते हैं? थंब को करंट की डायरेक्शन पे और फिंगर्स को ऐसा मोड़ देते हैं। तो करंट इसमें कैसे है? ऐसे है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। आप देखिए, आप ही की तरफ तो करंट है ऐसे, तो मेरा थंब किधर होना चाहिए? आपकी तरफ ऐसा। तो हम ऐसा करते हैं तो थंब तो मेरी तरफ आ गया। हमें थंब को आपकी तरफ करना है तो ऐसा कर देते हैं। अब थंब आपकी तरफ आ गया। देखो,
अब यहां ऐसा करके ले जाओगे, फिंगर्स मोड़ोगे, किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया? इस तरफ, राइट साइड में। नहीं समझ आया? पक्का? क्लियर है? फिर से बताओ, ये करंट किधर है? आपकी तरफ या मेरी तरफ? आपकी तरफ। ये करंट मेरी तरफ है या आपकी तरफ है? हमारी तरफ। इस करंट की वजह से हमने राइट हैंड को सेट किया, थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में सेट कर दिया ऐसा, और देखा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई? राइट। याद रखिएगा। अब नीचे जाइए, यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी है? हमारी तरफ, अंदर की तरफ। आप देख रहे हो अंदर की तरफ। अब इस करंट की वजह से भी जरा एक बार बता दीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिर से वही तरीका है, थंब सेट करना है किस दिशा में? करंट की डायरेक्शन पे। तो हमारी तरफ करंट है तो हम ऐसा थंब सेट करेंगे, ऐसा। ऐसे तो हाथ सेट करेंगे आप, और ऊपर में ले जाइए, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? लेफ्ट साइड। समझ नहीं आया? पक्का? क्लियर है बिल्कुल? या कोई डाउट है अभी? तो फिर से बताओ, इस ऊपर वाली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, नीचे वाली करंट की वजह से ऐसे करंट जा रही है, हमने फिर से थंब को सेट किया राइट हैंड का और ऐसा कर दिया लेफ्ट साइड में। यहां पर ऊपर वाली करंट की वजह से राइट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, नीचे वाली करंट की वजह से लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है। तो दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट, और वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसलिए रिंग्स के बाहर आप जाएंगे, यहां पर, यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझ नहीं आई बात आपको? क्लियर? इसलिए हमने एस आर वाली भुजा के लिए किसको जीरो किया है? बी को जीरो किया है। तो ये जीरो हो गया, और उसके बाद ये क्यों जीरो हो गया? ड्यू टू cos 90। ये भी जीरो हो गया। बचा क्या? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू b। थोड़ा ध्यान से देखिए, dl क्या चीज है? तो आंसर है dl एक बहुत छोटी सी लेंथ है, बहुत छोटी सी लेंथ, इतनी छोटी कि लगभग जीरो के ही आसपास है वो, इतनी छोटी। तो dl तो एक छोटी सी लेंथ है, लेकिन जब इस पे इंटीग्रेशन का साइन लग गया तो इस टाइप के जितने भी dl वहां पर मौजूद हैं उन सब का जोड़ कहां पर मौजूद है? आंसर है q से t तक। अब आप देखिए, q से t तक जितने भी छोटे छोटे dl ये सब हैं, ये सब dls का हमको क्या करना है आपस में? तो अब आप देखिए, ये अगर qt है, इसका एक छोटा dl, अगला वाला, अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ऐसा सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो पूरी लेंथ आ जाएगी इसकी, और इसकी पूरी लेंथ हमने कितनी मानी है? स्मॉल l मान ली है। तो b की जगह b, और इस पूरी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? स्मॉल l। समझ नहीं आई बात आपको? आ गई? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? ओके। तो अब आप बताइए, हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ से काम करने के लिए कितने स्टेप्स क्रॉस कर लिए? 2 स्टेप्स क्रॉस कर लिए। नाउ वी विल कम टू द थर्ड स्टेप। यहां के बाद अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग। अब बताइए थर्ड स्टेप पे हमको क्या करना होगा? हाँ, लूप से पास होने वाली कौन सा लूप? QRST, ये जो आयताकार लूप बना है, इससे गुजरने वाली नेट करंट चाहिए। एम्पीरियन लूप से गुजरने वाली नेट वैद्युत धारा। अब इसको सभी को ध्यान से देखना है। नेट करंट कैसे मिलेगी? नेट करंट, अच्छा, नेट करंट निकालने का तरीका तो याद है ना आपको? देखिए, नेट करंट का मेथड क्या था? अगर 5 वायर्स इसके अंदर से जा रही हैं और हर वायर में I करंट है, तो कितनी करंट पास हो रही है? 5I।
और वो 5i ऐसा जाके और बाहर से ऐसा आ गई फिर पीछे, तो कितनी नेट करंट पास हो रही है? 5i। ठीक, और अगर यहां से ऐसा 5i जाती है ऐसा और घूम के फिर इसी के अंदर से 5i ऐसा आ जाती है, अब नेट करंट कितनी? 0। यहां जो आपने लूप बनाया है, आयताकार लूप बनाया है, फिर से मैं इस फिगर को आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो एम्पीरियन लूप आपने बनाया है यहां पर, उसकी QT वाली भुजा कौन सी है? इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये QT वाली साइड है। अब गौर से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से करंट ऐसे गई, यहां से ऐसा आई, क्या इन दो रिंग्स में जो करंट जा रही है वो लूप के अंदर है? देखो, अरे ये लूप है कि नहीं? इधर कैसे बनाया है? QRST, ये वाली बताओ, ये वाली करंट को, ये जो दो लूप्स में करंट है, क्या ये वाली इस आयताकार लूप के अंदर है? ये नहीं है। क्या ये वाले छल्ले में जो करंट जारी होगी वो लूप के अंदर है? तो लूप के अंदर तो केवल यहां से यहां तक के छल्ले ही हैं। और देखिए एक चीज, जब यहां से आई, यहां से करंट ऐसा जा रही है, लूप कितना है हमारा? QRST, ये वाला केवल लूप है, इतना आयताकार लूप है बस हमारे पास। ये करंट यहां से ऐसा जाती है, तो ये लूप के बाहर है कि अंदर है? देखो ध्यान से, ये लूप के अंदर है कि बाहर है? लूप तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, लूप ये है और ये करंट ऐसा जा रही है, तो लूप के अंदर है कि बाहर है? बाहर है तो लूप के। तो ये नीचे से ऐसा गई और फिर ऊपर से आप देखें ऐसा अंदर आ गई। देख रहे इस वायर को, इसमें से ऊपर से ऐसा आ गई, फिर नीचे से ऐसा गई, तो ये कहां से जा रही है? बाहर से कि अंदर से? बाहर से। और जब इधर से आती है तो कहां से आती है? अंदर से। फिर ऐसा गई, कहां से जा रही है? आती कहां से है? तो हर बार जाती बाहर से, लेकिन आती तो अंदर से है। जाती ऐसा बाहर से है, लेकिन आती तो ऐसा अंदर से है। तो करंट कितनी मानी जाएगी? क्या बाहर से जाने वाली करंट और फिर अंदर से आने वाली करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं कैंसिल करेंगे। अंदर से ही जाती और फिर अंदर से ही वापस आती तो कैंसिल हो जाते। या हर बार आप देखेंगे यहां से ऐसा बाहर से आती है, लेकिन जाती तो लूप के अंदर से। देखो ये ऐसा, इसमें समझिए आप, ऐसा जाती यहां से लेकिन आती तो ऐसा अंदर से है ना, फिर ऐसा जाती है फिर ऐसा अंदर से आती है, तो कैंसिल तो नहीं हो पाएंगे। क्लियर हो गया? अगर कैंसिल नहीं हो पाएंगे तो फिर करंट कितनी होगी? आंसर है इसके रिंग्स गिन लीजिए आप, क्योंकि हर रिंग में कितनी करंट है? I। और आप इसके अंदर के सारे रिंग गिन लीजिए, जितने रिंग्स होंगे उतने I करंट हो जाएगी। अगर रिंग्स 100 आ जाएंगे तो कितनी करंट होगी? 100I। अगर रिंग 200 होंगे तो कितने रिंग हैं बताइए? रिंग कितने हैं पहले मुझे ये बताओ। यहां से यहां तक देखो, ये वाला रिंग का करंट अंदर नहीं है, ये वाले रिंग की करंट भी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर केवल इतनी लेंथ की करंट है। तो L लेंथ में, परिनालिका की स्मॉल L लेंथ में कितने छल्ले लगे होंगे, कितने फेरे लगे होंगे बता सकते हैं आप हमको? परिनालिका की स्मॉल L लेंथ में देखो, फिर से सारी बात क्लियर कर लीजिए आप। करंट कितनी होगी? कैंसिल तो नहीं हो पा रही, ये तो अभी हमने देख लिया। अगर कैंसिल नहीं हो पा रही है तो करंट कितनी होगी? उसके लिए हमको फेरे गिनने पड़ेंगे कि उसके अंदर से कितने फेरे बार बार ऐसा आते हैं। समझ आई आपको? तो अब हम इसको छोड़कर फेरे गिनने चले गए पहले, कि फेरे गिन के लाओ भाई कितने हैं। इसमें हमने देख रहे हैं तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब इस लूप से घिरी कितनी करंट होगी? 7 × I। जितने फेरे मिलेंगे उसमें I से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल करंट आ जाएगी। लेकिन पहले फेरे तो मिले कितने हैं, फेरे तो निकालो आप। अब आप मुझे बताओ L लेंथ में परिनालिका के कितने फेरे होते हैं?
अगर परिनालिका की लेंथ L है तो कितने टर्न्स आएंगे इसके अंदर, हम अभी डिस्कस कर रहे थे। फेरों की संख्या निकालने के लिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n को लेंथ से मल्टीप्लाई करा देना। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 10 मीटर लेंथ में फेरों की संख्या, तो आपने मुझे बताया 10n। हमने पूछा 20 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, तो आपने मुझे बताया 20n। तो फेरे काउंट करना बहुत आसान है, जितनी लेंथ में फेरे पूछे जाएं उस लेंथ को स्मॉल n से मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्या आप बता सकते हैं इस L लेंथ में कितने फेरे मिलेंगे आपको? स्मॉल n इंटू L, स्मॉल इंटू आई, क्यों? कहीं से स्मॉल n इंटू आई भी आवाज आ गई। देखो मैं दो बातें यहां पर कर रहा हूं, करंट की भी बात कर रहा हूं, मैं फेरों की संख्या की भी बात कर रहा हूं। करंट तो तब काउंट कर पाओगे ना जब फेरे पता होंगे आपको। अगर इसमें 7 टर्न्स हैं तब 7 आई कर पाओगे ना आप। तो पहले फेरे तो पता लगाओ कि इस L लेंथ में कितने फेरे आएंगे, कितने टर्न्स आएंगे। आप फॉर्मूला हमें लगता है भूल चुके हैं, याद करिए। यह फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी फेरों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n को लंबाई से मल्टीप्लाई करवा देना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको मिल जाएंगे। यहां पर टोटल लेंथ ये कितनी है? स्मॉल l, तो इस स्मॉल l में कितने फेरे होंगे? n मल्टीप्लाइड बाई l, इतने क्या आएंगे? फेरे। अब अगर 7 टर्न्स थे तो करंट कितनी थी? 7 आई। 100 टर्न्स होते तो करंट कितनी आती? 100 आई। तो NL फेरे हैं तो करंट कितनी आएगी? NL आई। NL इंटू आई, ये नेट करंट पास हो रही है। समझ नहीं आई? लेकिन ये इसमें समझ आया आपको कि ये फेरा, हर फेरा जाता तो बाहर से है लेकिन घूम के फिर अंदर से आ जाता है। तो जाने वाली करंट और आने वाली करंट दोनों अगर अंदर से ही होते तो कैंसिल हो जाते। जाने वाली बाहर है, आने वाली अंदर है, तो कैंसिल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने फेरे काउंट किए। L लेंथ में कितने फेरे होंगे? N इंटू L। एक फेरे में I करंट है तो N इंटू L फेरों में कितनी करंट होगी? N इंटू L इंटू I। दिस इज द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। समझ आ गया सभी को? अब बताइए कौन सा काम करना रह गया? अभी हमको 4th स्टेप अप्लाई करनी बाकी है। 4th स्टेप अप्लाई करनी है तो क्या करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ याद है सभी स्टूडेंट्स को? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई क्या होती है? नेट करंट होती है ये। तो यहां पर हम आई नेट लिख ही देते हैं सीधे। नेट करंट है जो कि एम्पीरियल लूप से पास होगी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? B इंटू एल, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया B इंटू एल। म्यू नॉट की जगह पर म्यू नॉट और आई नेट की जगह पर कितना है? N इंटू एल इंटू आई। N इंटू एल इंटू आई। अब आप देखें, सॉल्व करें, L से L कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से B की वैल्यू कितनी आ गई है? म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको इस धारावाही प्रणालिका के अंदर मिलेगा। म्यू नॉट इंटू N इंटू आई। आपको याद रखना है स्मॉल n क्या चीज है? यहां पर स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और अभी इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, जहां कैपिटल N क्या चीज है? फेरों की टोटल संख्या। L क्या है? पूरी लंबाई। तो ये L क्या थी? ये केवल लूप जितने में था बस उतने की लेंथ थी। और कैपिटल L पूरी लंबाई है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्मॉल n क्या होता है? 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। तो फिर कैपिटल N क्या है?
पूरी परिनालिका में जितने फेरे हैं वो है, इतना फॉर्मूला आएगा। और ये परिनालिका के भीतर किसी भी पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। कहां पर रहेगा? आंसर है पी पर रहेगा और सब जगह रहेगा उसके अंदर। लेकिन एक चीज हमने और अभी सीखी थी कि परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 अभी सीखा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। आउटसाइड द सोलेनॉइड आउटसाइड द सोलेनॉइड बी इज इक्वल टू 0। याद रखिए, परिनालिका के जैसे ही बाहर गए आप, ये परिनालिका है, इसके बाहर यहां यहां कहीं पर भी आ जाइए, अगर आप बाहर हैं, देयर इज नो एनी मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज द कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और ये डेरिवेशन भी बहुत एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाता है। इसके साथ क्वेश्चन लग के आता है, आपका जो भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी अलग अलग भी देते हैं, कभी एक साथ क्वेश्चन लगा के देते हैं। क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, व्याख्या कीजिए, उसके साथ और लगा देते हैं। तथा एक धारावाही प्रणालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये क्लास 12th के लिए। सो प्लीज आप इसको अच्छे से तैयार करें। एंड आई होप कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? नोट कर लें। आज हम लोग बस इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग टोरॉइड को स्टडी करेंगे। तो क्या होगी टोरॉइड, और टोरॉइड के भीतर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। थैंक यू।